नमस्कार के साथ में मैं स्वागत कर रहा हूँ नागेंद्र राय जी का और आपका एक साथ साथ। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोकस ऑन फ्यूचर। जब हम फोकस ऑन फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें हम भारत के कंटेक्स्ट को लेते हुए नागेंद्र जी जब चर्चा करेंगे कि किस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ने इंडिया की काया को कल्प करने में और करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में मदद की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक संबोधन में कहा कि जब वो पॉलिसी निर्माण के बारे में सोचते हैं भारत के लिए, तो उनका फोकस फ्यूचर पर रहता है। सो आई विल हैव हिज part of his address also. But talk to me, as an entrepreneur coming from India, when we say focus on future and then put it in the context कि जनरली हम कहते हैं कि आपको वर्तमान पर ध्यान रखना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो एक पुल है, एज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, हाउ डू यू सी इट? Thank you so much, Ashok ji. आपका धन्यवाद है having me in the call and this allied session. Past, present and future, all three. हमारे जो हिंदी में जो हम कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें हमेशा निर्णय करना चाहिए। जो नीतिगत बातें हैं, हम सिर्फ अतीत को ध्यान में रखकर और वर्तमान में कोई फैसला ले लें और भविष्य का ध्यान न रखें और उसको कंसिडर न करें तो भी वो गलत हो जाएगा। अगर हम सिर्फ भविष्य के बारे में ही सोचें और अतीत का ध्यान नहीं है हमें, या हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, तो भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वर्तमान में कोई डिसीजन ले रहे हैं और हमने हमारे पास्ट को ध्यान में रखा है, हमने उनसे लर्निंग, उनसे जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, उनसे जो लर्निंग ली है, उसका हम लेवरेज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं और उसकी जो सीख है उसको हम सही करते हुए अपने भविष्य की नीतियां या निर्धारण या कोई भी निर्णय कर रहे हैं, तो उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए भविष्य, फ्यूचर ऑन फोकस तो हमेशा रहता ही है इंसान का कि हमारा भविष्य अच्छा हो, लेकिन वो सारी सोच कहाँ से आती है, वो एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट से आते हैं। तो हमें बिल्कुल हमेशा इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि हमारे देश में, मतलब मैं तो उसी को सुन के बड़ा हुआ हूँ कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें हमारे निर्णय करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। ये निर्णय की बात को लेते हुए जब हम एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में निर्णय करता है और एक जो नेता है जो राष्ट्र को नेतृत्व दे रहा होता है, वो पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स फोरम, जिसका द इकोनॉमिक टाइम्स ने ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पर संबोधित करते हुए उन्होंने जो इस बात को भारत के परिप्रेक्ष्य में जैसे कहा, उसका थोड़ा सा अंश मैं आपके साथ बांटूं, जिसमें वो इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि जो कुछ नीतियां बनाई जा रही हैं तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। सो लेट्स टेक अ लुक। साथियों, आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं, बल्कि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं। हमारा फोकस फ्यूचर पर है। हम आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, इन पर भारत अभी काम कर रहा है। अभी आपने देखा है, सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। आज का भारत अवसरों की धरती है। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है, ये एकदम आशावादी जो वाक्य है उसके साथ ये वाला अंश जो हमने सुना। आपको याद होगा नागेंद्र जी, कुछ 10 साल पहले जब उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन की और सबके लिए बैंक खाते खुलाने की बात करी थी, तो
उसको थोड़ा शंका के साथ देखा गया था, और प्रधानमंत्री ने उसका संकेत भी अपने एक संबोधन में किया कि जो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे पी चिदम्बरम जी, मेरे ख्याल से उन्होंने हाँ कहा था कि कहाँ सबके पास में कैसे वो ट्रांजेक्शन, वो हंस रहे थे कि ये तो संभव ही नहीं। और मैं सोचता हूँ उनका जिस तरह से वो देख रहे थे वो भी अपने स्थान पर सही है। सही इसलिए है क्योंकि वो भविष्य को नहीं, अतीत को ध्यान में रखते हुए देख रहे थे, प्रोजेक्ट वहां से कर रहे थे। इन्होंने ये शिफ्ट कर दिया, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं ना, कि आप अतीत से बंधे रह के नहीं, भविष्य की संभावनाओं को देखकर आगे क्या किया जा सकता है वो देखें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अशोक जी, जैसा कि हम सुनते आए हैं और आपने पहले भी बात हुई है कि विजनरी लीडरशिप जो होती है वो इसी विजन का मतलब ये होता है जो दूर तक देख सके, जिसकी फोरसाइट हो, राइट। लेकिन वो अपने अतीत से भी काफी जुड़ा हुआ है, लेकिन उस अतीत को लेके बैठना और सिर्फ चैलेंजेस को देखते रहने से हम हमारे एक्टिविटीज या नीतिज में कोई हम आगे कर नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए एक विजनरी लीडर की तरह उन्होंने जो पहला शब्द जो इस आपने जो अभी जो स्टेटमेंट सुनाया इसमें था डायनेमिक। डायनेमिक का सेंस यहाँ पे एजिलिटी से लिया जा रहा है कि हम कितने एजाइल हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम बहुत ही रिजिड हैं और हमने हमारे माइंडसेट को फ्रीज करके रखा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता या होना ही नहीं चाहिए या ये तो कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वाई व्हाट हाउ जो है, ये अगर हम बिजनेस एजिलिटी या हमारे दिमाग की जो एजिलिटी नहीं है तब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है कि वो विजनरी लीडर भी हैं और उसको विजन को जब वो मिशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसमें क्रियान्वयन होता है। आपने बताया कि 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले और 10 साल बाद की जो स्थिति है 2004 और 2014 और 2024, अगर हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हमको ये समझेगा कि हम कहाँ थे, हम कहाँ से कहाँ आए, हमारा माइलस्टोन। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ हो गया, माइलस्टोन है उसमें। देश के 3 लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, उन लोकसभा चुनाव उसमें कोविड भी आया है। तो उस दरमियान भी अपने आप को स्टेबल रखना, सस्टेन करना और नॉट ओनली अपने देश को दूसरे देशों को भी मार्गदर्शन करना, ये जो विजनरी लीडरशिप है ये कहलाती है और यही डायनेमिक लीडरशिप भी कहलाती है। तो ये जो डायनेमिक लीडरशिप है ये ट्रिकल डाउन होकर आम लोग उन नीतियों को अपनाने के लिए प्रस्तुत हों, तब वो कारगर सिद्ध होती है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जो भारत में रहने वाले सामान्य लोग हैं, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने कितना प्रेम से ये स्मार्टफोन क्या क्या ऑफर कर रहा है, ये किस तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो सब्जी बेच रही हैं या वो कोई ठेला लगा रहे हैं, तो भी वो अपने स्मार्टफोन का बिल्कुल यूज करते हुए और ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी एक सुविधा प्रदान करती है, उसके साथ साथ कुछ खतरे भी बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा उसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पर आपका विशेष अध्ययन है। तो उसमें आप कब ऐसा फील कर सकते हैं, और डायनेमिक वर्ड को भी हम अपने साथ रखेंगे, कि अगर आप प्रोएक्टिवली सोच नहीं रहे हैं, तो सेंध लगाने वाली जो शक्तियां हैं, या जो उस तरह के माइंड है जो पहले कोई चाकू लेके, कोई बंदूक लेके किसी घर में आता, वो घर पे कंप्यूटर में ही अपने प्रोग्रामिंग की जो उसकी सूझबूझ है उसको लेके चला जाता है। पता भी नहीं लगेगा चेहरे से कि आदमी शरीफ है कि बदमाश है, और जो एल्गोरिथम है उसको तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा। सो टॉक टू मी अबाउट द प्रिपेयर्डनेस, इफ यू आर अवेयर हाउ इंडिया is equipped to handle these challenges presently as well as in future from the point of view of cyber threat. बिल्कुल, बहुत रियलिस्टिक आपका क्वेश्चन है अशोक जी, और बधाई के पात्र हैं आप इस तरीके से इस चीज को सोच भी रहे हैं और मुझे पूछ भी रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात, जहां तक साइबर सिक्योरिटी और हम जिस डिजिटल युग में जो जी रहे हैं या और आगे जा रहे हैं, जहां अभी मोदी जी ने बताया स्पेस की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आज से 10 साल पहले हमारा एजुकेशन और अवेयरनेस लेवल क्या था डिजिटल ट्रांजैक्शन या ई कॉमर्स को लेके, या ये जर्नी शुरू हुई चाहे शायद 20 साल पहले आधार कार्ड जब पहली बार जब
सन 2000-2003 में शायद इसकी शुरुआत हुई थी, तब से ये चालू हुआ था। लेकिन उस चीज को, मोमेंटम को रखना और उसको आगे लेके जाना, हाँ खतरे बड़े हैं, क्योंकि और ये सिर्फ इंडिया या नरेंद्र मोदी या भारतीयों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए समस्या है। उस विश्व की समस्याओं को हम अपने लेवल पे कैसे, अपने देश में, अपने परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये जो इसके पैरेलल, अगर आपको ध्यान हो तो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन में, इसके पैरेलल एक मिशन और चल रहा है, जहां पर मोदी जी आज आपको ये वाक्य सुनते हुए मिल रहे हैं कि हम डायनेमिक लीडरशिप और डायनेमिक एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल युग में आगे जा रहे हैं, स्पेस वर्ल्ड में आगे जा रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरा जो पैरेलल जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो है साइबर सिक्योरिटी। जो उसमें हमारी नीतिगत क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हम उनको चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पहले सारी नीतियां बना दी जाएं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें, या इम्प्लीमेंट करते जाएं और आज से 10 साल बाद देखें अरे यार इसमें तो सब गड़बड़ होगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, और इट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। क्रांति जो है वो ओवरनाइट नहीं आती है, उसके लिए आपकी मानसिकता, आपके क्रियाकलाप, आपका एनवायरनमेंट, आपका समाज, आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस, ये सारी चीजें एक साथ चलती है, तब जाके हम साइबर सिक्योरिटी जैसे थ्रेट को भी हम ओवरकम कर पा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही किसी ने पैसे डाले और चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका सिस्टम धीरे 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 मैच्योर और स्मार्ट नहीं बना, तो फिर हम उसमें पिछड़ जाएंगे। इसी संदर्भ में वो डायनेमिक जो एंटरप्रेन्योरशिप या डायनेमिक जो आईटी जो एनवायरनमेंट है, उसको बहुत सारा बल भी मिल रहा है और सारी दुनिया इस पे काम कर रही है। ये जो सारी दुनिया काम कर रही है उसमें से हम थोड़ी सी गली निकाल के एक इंडिविजुअली, अगर कोई हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देखते हुए इस समय सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखूं यथासंभव, उसके बारे में आपको टिप दीजिएगा। और इसमें इस तरह की बातें बहुत बार आती हैं जब वो कहते हैं कि आपको कोई फ़ोन करेगा और या उन्होंने किसी ने मैसेज भेजा है, आपने फ़ोन से वापस रिस्पॉन्ड कर दिया, तो देन दे कैन सॉर्ट ऑफ टेक अवे योर डेटा। इस तरह की बातें, ये सही बातें हैं क्या? और फिर वो उस तरह से आपके कोई पासवर्ड मिल जाएंगे या इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये सावधानी और सुरक्षा, अगर हम आज से, मतलब मुझे याद है मैं 20 साल पहले भी जब मैं भारत में जब सड़कों पर अपन जाते हैं तो दुर्घटना से देर भली, सावधानी में ही सुरक्षा है, इस तरीके से बातें लिखी हुई आती। सावधानी और सुरक्षा ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें। तो सेफ, साइबर सेफ एंड साइबर सिक्योर, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स बट वेरी वेरी को रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड। तो अगर आपकी अवेयरनेस नहीं है, अगर आपने जानकारी नहीं है कि आपको क्या जानकारी किसको देनी है और कब देनी है और कितनी देनी है, ये अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ इंटेलिजेंस नहीं आता है, तब तक हम उस साइबर सेफ को हम साइबर सेफ नहीं मान सकते हैं, फिर वो सिक्योरिटी पे चला जाता है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कोई भी आपके ताले को तोड़ के अंदर आ सकता है, लेकिन आप ऐसा करें कि वो ताले तक ही ना पहुंचे, उसको चाबी ही ना मिले, उसको यही नहीं मालूम है कि इसकी चाबी लगती भी है या नहीं लगती है, लगती तो कौन सी लगती है। तो वो चीजें साइबर सेफ में जब तक हम अच्छा काम करेंगे, तब तक साइबर सिक्योरिटी पे कम लोड आएगा। इसलिए अगर हमारी जानकारी, अगर हमसे कोई फोन करता है, हमारी जानकारी पूछता है, तो हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि वो भले कितना भी इनोसेंट बन के आपसे आपकी जानकारी लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इतने सजग होने चाहिए कि आप वो जानकारी उसको ना दें, जब तक कि आप उस चीज को वेरीफाई और वैलिडेट ना कर लें। ये दो जो चीजें हैं, दो स्टेप्स होती हैं साइबर सेफ में अपने आप को लेके आने की, वो माइंडसेट कि हम किसी चीज को वेरीफाई करें और वैलिडेट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये जो माइंडसेट है ये लाना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये फास्ट होता है, डिजिटल होता है, आपको समय नहीं मिलता है, आप किसी से बात नहीं कर पाते या कंसल्ट नहीं कर पाते हो कि यार ये मैं कर रहा हूं तो मैं, क्या ये सही है, ये जानकारी आपको खुद को लेके चलनी पड़ेगी, तब जाके हम इस साइबर सेफ एनवायरनमेंट में जी पाएंगे। और यही साइबर सिक्योरिटी की एक फर्स्ट फाउंडेशन होती है कि अगर साइबर सेफ हैं तो साइबर सिक्योरिटी भी हमारी मैच्योरिटी ज्यादा हो। तो साइबर सेफ रहने की बात जो आपने बताई, उसमें ऐसा लगता है कि जो हम प्रजातंत्र के संदर्भ में बात करते हैं, तो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का राज, लेकिन उसके साथ साथ आपको सजग रहना होता है अपने अधिकारों के लिए भी, अपने कर्तव्य के प्रति भी। आपका जो
कमिटमेंट है वो होना चाहिए। तो बेसिकली डायनेमिज्म जो वर्ड है वो डेमोक्रेसी के साथ जिस तरह से एकदम इंटेग्रेटेड है, अगर आप डायनेमिक वे में चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, जागरूक नहीं हैं, तो वो डेमोक्रेसी अच्छी हो नहीं सकती, काउंटर चेक वगैरह के लिए भी। यही बात मुझे लगता है कि साइबर सेफ्टी के पॉइंट क्योंकि ये अपने आप में एक प्रकार का ओपन स्पेस जैसा है, चाहे सोशल मीडिया में आप जा रहे हैं, तो भी आपको कहीं न कहीं अपने अचेतन में सबकॉन्शियसली आपको अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना है। जैसे हम रास्ते-वास्ते में भी ध्यान रखते हैं कि आपने गोल्ड पहन के नहीं निकलना नहीं निकलना है वगैरह, ठीक है, संसार है। तो मैं इस बात को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं रिफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म की, परफॉर्म करने की, उसको हम इंडिविजुअली लेके जब एक राष्ट्र के साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की आदतें हम अपनी आदतें नहीं बदल पाते नागेंद्र जी, कि भाई कचरा फेंकने वाली आदत, उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया। सो ओवरऑल हम ये भी देखेंगे उन्होंने इस कंटेक्स्ट में इस सभा में क्या कहा, बट आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म की दृष्टि से जो अ, आज का भारत है उसके बारे में अ, उसको थोड़ा शेयर करें। बिल्कुल। बहुत ही स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है ये, और इसको समझना भी ज़रूरी है कि रियलिस्टिकली रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का मतलब क्या होता है। आज से 20 साल, 30 साल पहले जब डीडी वन, दिल्ली दूरदर्शन 1 पे कोई ऐड आते थे, तो उसमें आता था कि उसमें जो गवर्नमेंट के जो ऐड होते थे, वो ये होते थे कि लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए अ, आ, इ, ई ऐसे-ऐसे अपन बच्चों की फोटोज़ आती थी, उसमें कुछ गाने बनाए जाते थे और लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए कि भई आप पढ़ें। क्या वो एडवर्टाइज़मेंट अभी चालू हैं या उनकी ज़रूरत है? नहीं है। शायद वो रिफ़ॉर्म हो गए हैं और वो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म में चली गई है। अब हमको वो अ, आ, इ, ई वाले एडवर्टाइज़मेंट चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हमको थोड़े कि अब स्मार्ट बनें, आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ कैसे करें? इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट्स आने लगे। जब चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो गई, तो हमने देखा कि परफ़ॉर्मेंस बढ़ी है। आज इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो जीडीपी रेट जो इंडिया की जो चल रही है आज की तारीख में, या पिछले 3 साल में कोविड के दौरान या कोविड से पहले वर्ल्ड के फोरम पे अगर हम जीडीपी की देखें, तो भारत की जीडीपी जिस जिस तरीके से मेंटेन हुई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। In spite of not having that kind of a infrastructure and literacy and all this pandemic situation, we were able to sustain and came out strong because of not only just कि हम सही काम करने वालों की मतलब होड़ में लगे हुए हैं, या हम करने वाले हैं, या हम कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ है, काम हुआ है, तब जाके हम यहाँ पे आज खड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये पिछले 20 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज मैं आपके सामने बैठ के और ये बातें कर पा रहा हूँ। जब हम पढ़ते थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, हमारे पास इंटरनेट असंभव है। हाँ, असंभव ही, मतलब हाँ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही है। अब ये अगर कोई ये कहता है कि नहीं, इसका श्रेय तो हम किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, ना तो हम लीडरशिप को देना चाहते हैं, ना समाज को देना चाहते हैं, ना एंटरप्रेन्योर्स को, ना आईटी को, ना तो किसको, किसी ने किया है। ये सारी चीजें एक साथ ट्रांसफॉर्म हुई है हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन पैटर्न में। आज हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से कितने आगे बढ़े हैं हम, इसकी कल्पना अगर कोई 20 साल पहले, 30 साल पहले कर सकता था क्या? कोई नहीं कर सकता। तो ये अच्छा, तो ट्रांसफॉर्म जी, मैं परफॉर्मेंस में आपको हुई है। बिल्कुल, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ये रिफ़ॉर्म, ट्रांसफ़ॉर्म, परफ़ॉर्म की बात कही गई, मुझे लगता है ये उनका फ़ेवरेट वे ऑफ़ एक्सप्रेसिंग, और एकदम जैसे सूत्रात्मक ढंग से बात को पहुँचा पाते हैं वो। स्ट्रैटेजिक है ये स्ट्रैटेजी, ये टैक्टिकल नहीं है, या अपने आप से नहीं हो गया है, ये किया गया है। जी, जी। तो चलिए चलते हैं उनके पास। जी, जी। हमारी ज्ञान परंपरा थी, हमारा नॉलेज सिस्टम था,
ये विकसित भारत का भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि भारत स्किल, नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन का हब बने। इसके लिए सरकार इंडस्ट्री और एकेडेमिया को पार्टनर बना रही है। इस साल के बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड के पीछे भी हमारी यही सोच है। आज देश का प्रयास है कि टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खुले। हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे बाहर पढ़ने में इतना पैसा खर्च करते हैं, हम चाहते हैं उनका वो पैसा बचे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आजादी के बाद के 7 दशक तक भारत में एमबीबीएस, एमडी की सीट्स 80,000 के आसपास रही। और इसलिए ही तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे बच्चे विदेश जाने के लिए मजबूर थे। पिछले 10 साल में देश में हमने एमबीबीएस, एमडी की करीब 1 लाख नई सीटें और बढ़ाई है। आज देश में एमबीबीएस, एमबीडी की 1,80,000 से ज्यादा सीटें हो गई है। और मैंने इस बार अभी 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया है, अगले 5 साल में भारत में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ी जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत बड़ा अहम सेंटर बनेगा। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक बन भी गया है, क्योंकि जो हेल्थ टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, वो काफ़ी बढ़ गया। अमेरिका से भी लोग जाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव इंडिया में अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं तो मुझे मैं आपसे इस बात की बहुत खुशी है मुझे अशोक जी कि मतलब मैं तो आपने जब ये क्लिप सुनाई अभी तो मैं अपने आप को भी सिंक्रनाइज कर रहा था, अलाइन कर रहा था कि जो लिटरेसी है, जो अपन जो बात कर रहे थे, एजुकेशन कितना महत्व इन बातों में था उनके कि एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। कितनी ज्यादा सीटें डॉक्टर्स बनेंगे, बाहर क्यों ना जाएं, यहाँ क्यों रहें, कैसे होगा, ये सारी चीजें उन्होंने अपने उस छोटे से स्टेटमेंट में बोली हैं, जो अगर कोई गंभीरता से सोचे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसके साथ साथ उन्होंने जो रिसर्च की बहुत तरफ 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी बात ये मुझे लगता है। आपके साथ ये जो थोड़ा सा समय, इसमें मैं एक और महत्वपूर्ण विषय को थोड़ा छू लेना चाहता हूँ, जिसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। जब हम जी फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में तो एक बहुत हवा जैसे भी उभर कर आ रहा था कि ये बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन लेगा। अभी वो बात थोड़ी थोड़ी धीमे हो गई है। ऐसे लग रहा है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो एक मॉनेटरी वे में उसको कैपिटलाइज करने वाला जो एक कड़ी होनी चाहिए, वो ठीक ठीक क्लियर हुई नहीं है। बट स्टिल डिसरप्शन की पॉसिबिलिटी कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो गई है। बहुत ब्रीफली आप दोनों बारे में बताएं, एक क्या आप आने वाला परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आम लोगों के जीवन में देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं अशोक जी। और अब आज से 2 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत फर्क है। ये अभी ये एविडेंट हो गया है। तब तक ये सिर्फ एक इमेजिनरी था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। वी वर लिटिल बिट ऑफ अफ्रेड कि वी विल लूज जॉब्स, ओके, एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई, देन व्हाट वी विल डू, यू नो। लेकिन अभी ये एविडेंट है कि शायद एआई की वजह से वो जॉब्स नहीं गई, लेकिन नई जॉब्स तो जरूर क्रिएट हो गई हैं। जो बच्चों की जो एजुकेशन पैटर्न या कोर्स करिकुलम है उसमें एआई और साइबर सिक्योरिटी मेजर सब्जेक्ट हो गए हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन हुआ है। अगेन जो लिटरेसी, जो मैं ये उदाहरण दे रहा था कि पहले अ आ इ ई सिखाते थे, अब कुछ और सिखाते हैं हम बच्चों को स्मार्ट करने के लिए। इसी तरीके से पहले हम एआई और साइबर सिक्योरिटी की बात भी नहीं थी, लेकिन आज कितना स्पेशलाइजेशन है, कितना एजुकेशन अवेयरनेस है। तो एआई से डेफिनेटली लाइफ में चेंजेस आएंगे
हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बनिस्पत इसके कि हम उससे डर के बैठे रहें, हम उससे अवेयर हों, उसकी एजुकेशन लें और उसके कैसे बेटर अपने लाइफस्टाइल में उसका कैसे बेटर यूज हो, वो हमें देखना चाहिए। और इसके लिए बहुत, जैसे मोदी जी ने बोला है कि रिसर्च और इनोवेशन में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हम वापस पीछे रह जाएंगे। जो शुरू के आजादी के बाद जो 50, 60, 70 साल में जो ग्रोथ पाथ या जो ग्रोथ का जो पेस होना चाहिए था, वो नहीं होने की वजह से हम पीछे हुए हैं। हम, दुनिया आगे नहीं चली गई, हम पीछे रह गए। ये सोच इस विजनरी को, इस फोकस ऑन फ्यूचर को बहुत ज्यादा बल देती है कि अगर हमने इस पेस को नहीं पकड़ा या हम इस दिशा में नहीं आगे बढ़े तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसीलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे विषय हैं, ज्वलंत विषय हैं, जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें से एक ये है, अगर कोई दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात पे भी अपन इस तरीके से सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो बात सोचने की महत्वपूर्ण है, और हम कैसा सोचते हैं और क्या देखते हैं, हम सिर्फ सीमाएं देखते हैं या संभावनाएं देखते हैं। तो मुझे लगता है ये जब डायनेमिक वे में फ्यूचर पर फोकस करते हुए नीतियां बनाई जाती हैं, तो उसमें अवसर भी और अधिक निकल कर आते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग और जो स्टार्टअप्स वाली एक नई उत्साह वाली लहर चल पड़ी है, वो भी देखने में आती है। बट ऐसा रहता है कि सिक्के के दो पहलू होती हैं, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो सारी अनुकूलताएं हों तो जीवन का मजा नहीं आता है। समय की एक सीमा एक है। एक एक उदाहरण दूंगा मैं, अशोक जी, तो एक सेकंड, 1 मिनट और लेता हूँ कि एक मूविंग टारगेट है ये। ऐसा नहीं है कि आपने आज जो सेट कर दिया वो अगले साल भी उसी पे आप काम करते रहेंगे। ये टारगेट्स आर मूविंग। आपको उसके हिसाब से अपनी एजिलिटी, जो डायनेमिक्स अपने अंदर लाना पड़ेगा। यही डायनेमिक का मतलब ही यही है उनके कहने का मतलब। तो वो डायनेमिक अगर हम नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे और हम फिर गलत टारगेट पे काम करेंगे, क्योंकि वो तो आउटडेटेड हो गया। बहुत सुंदर आपने कहा। ये बात मुझे लगता है राष्ट्र के ऊपर और हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारी जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसके अनुसार कहाँ हमको थोड़ा सा रिफॉर्म या अपने आप अंदर कुछ एडजस्ट। ट्रांसफॉर्म करना है परफॉर्म करने के लिए, उसकी कई समानांतर प्रेरित प्रेरित करने वाली बातें जब हम विजनरी लीडर्स चाहे जहाँ के भी वो हों उनको सुनते हैं तो हमारे लिए आती है। आई थिंक यही बात महत्वपूर्ण है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जब वो अमेरिका आने वाले हैं सितंबर के महीने में, तो एक अलग ही उत्साह बन जाता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन की बिग पिक्चर के साथ रिलेट करके देखते हैं। आई थिंक दैट दैट इज क्वाइट एन एसेट एंड अ फ्यूल फॉर ग्रोथ। तो नागेंद्र जी, आपके साथ इस संवाद का आनंद मुझे और हमारे दर्शकों को मिला। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार। हमारे साथ आप जुड़े, आपका भी बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू।